नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कानराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। बहुत दिनों बाद विचार आया कि विद्यार्थियों से बात कर ली जाए। कुछ जो हायर एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है, उसमें स्टूडेंट लगे हुए हैं और आज का युग ऑनलाइन का युग है और इसके अंदर अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मेरा ये मानना है कि इसमें भी एक शिक्षक का रोल होती है, एक भूमिका होती है और उसे वो भूमिका अदा करनी चाहिए। ऐसे तो आदमी की मेहनत परिणाम बता देती है और परिणाम ये बता देता है कि आदमी ने कितनी मेहनत की। पर मैंने आपसे कई बार कहा है कि सफलता के लिए सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि आप क्या पढ़ते हैं ये मायना नहीं रखता, मायना इस बात का रखता है कि आप कैसे पढ़ते हैं। आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो थिंकर्स को कैसे पढ़ना चाहिए, थियोरी को कैसे पढ़ना चाहिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, इंडियन पॉलिटी को कैसे पढ़ना चाहिए, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, घटनाएं हैं, इनको कैसे पढ़ना चाहिए, इसके अपने एक तरीके हैं। और मेरा ये मानना है कि हमें इन तरीकों को बहुत बेहतरी से आजमाना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा बड़ा मुश्किल काम होता है। मुश्किल कब होता है? मुश्किल ये होता है, दो तरीके हैं मुश्किल होने के। एक तो ये होता है कि आपने किसी को गलत को पकड़ लिया है या गलत ट्रैक पर चले गए, तो ये बात तय हो जाती है कि आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं वो आदमी कुछ समय बाद मुंह छिपाकर बैठ जाएगा। और ऐसा मैंने राजस्थान में देखा है, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने सालों पढ़ाया और जब लड़कों ने की जारी करने की बात की तो उन्होंने मुंह छिपाकर 2-2 महीने तक अपनी झोपड़ी में बैठे रहे। और उसके बाद प्रोपेगेंडे में मास्टर होते ही होते हैं कुछ लोग, बहुत नेचुरल, उनकी भगवान ने पता नहीं कुछ योग्यता दी होगी कि झूठ बोलना और प्रचार करना बहुत बढ़िया हो सकता है। पर मेरा एक मानना है, झूठ मैं भी बोल सकता हूं, पर स्टूडेंट को आज के युग के अंदर, ऑनलाइन के अंदर कैसे पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए और क्या अभी जो आपके पास टाइम है, क्योंकि मैं जो टाइम अभी आपसे बात कर रहा हूं ये मानकर चल रहा हूं कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, ये मानकर चलता। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप सिलेबस को अपने तरीके से बढ़िया से डिवाइड कर लीजिए कि सिलेबस है क्या। सिलेबस को हम 5 पार्ट में बांटते हैं। मैंने कई बार ये बात बहुत अच्छी तरीके से कही है। एक तो हम बांटते हैं विद्यार्थियों थिंकर्स को, दूसरा हम बांटते हैं आइडियोलॉजी को और तीसरे बांटते हैं थियरी को। ये तो अपने आप में तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी पढ़ें सबसे पहले आप ये पढ़ें, सबसे पहले, और उसमें भी 2 थिंकर हैं। इंडियन थिंकर पर यह शर्त लागू नहीं होती। इंडियन थिंकर मर्जी आए वैसे पढ़ लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं। भले गांधी के बाद नेहरू पढ़ो या नेहरू से पहले गांधी पढ़ो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। मर्जी आए वैसे पढ़ लीजिए, कोई इसमें असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। मगर वेस्टर्न थिंकर जो हैं वो लंबवत व्यवस्था है।
और इसलिए विद्यार्थियों वेस्टर्न थिंकर में आपको ध्यान रखना होगा कि एक के बाद दूसरा पढ़ना पड़ेगा, एक के थॉट के बाद दूसरे थॉट को देखना पड़ेगा, तब आप उसे ढंग से पढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं पढ़ पाओगे। बीच में एक भी नहीं छोड़ना। अब यहां सवाल होता है कि साहब हम बीच में जब पढ़ रहे होते हैं तो कुछ थिंकर सरप्लस हो जाते हैं, पढ़ने पड़ेंगे, उसे आप गैप नहीं डाल सकते। यदि सरप्लस है तो आपको वो सरप्लस पढ़ने चाहिए। मैंने जब पॉलिटिकल मैं साइंस पढ़ाता हूं, मेरे पॉलिटिकल पॉइंट पे, तो मैं ये बात ध्यान रखता हूं कि एक थिंकर से बीच का जो थिंकर है उसकी कनेक्टिविटी बहुत तारतम्यता जबरदस्त होनी चाहिए, तब स्टूडेंट को समझ में आएगा कि अब हम एक युग से गुजर रहे हैं। नहीं तो स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं रट रहा हूं। आपको काल के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहिए। प्राचीन काल से जब आप मध्य काल में घुसते हैं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ यार अब देखो हम नई सिटी में आए हैं। उसके बाद में आपको लगना चाहिए आधुनिक काल में आए, एक फीलिंग्स होनी चाहिए कि देखो ये शुरुआत कहां से हो रही। इसलिए ये ध्यान रखिए अच्छी तरीके से हर एक थिंकर को बढ़िया से, और जितनी ये बढ़िया होगी उतना ही रिजल्ट आगे का बढ़िया होना है। थिंकर जितने बढ़िया होंगे, इसलिए मैं स्टूडेंट को कहता हूं थिंकर बहुत बढ़िया से, मूड नहीं हो तो चाय पीजिए, मूड नहीं हो तो पॉज कीजिए, मूड नहीं हो वीडियो तो सो के फिर उठ के पढ़िए, मगर कभी भी ये मत करिए कि यहां कुछ नहीं छोड़ो, ये करके कभी नहीं जाना चाहिए। जब आपका ये हो जाता है तो फिर आप आइडियोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। सिलेबस की अपनी यूनिट है, उसको अपने तरीके से रखिए। आप उस सिलेबस को एक तारतम्यता में ढालकर पढ़ने की कोशिश करिए। फिर आप उदारवाद, समुदायवाद, समाजवाद, नारीवाद जो हैं, बहुसंस्कृतिवाद, इनको बहुत अच्छी तरीके से आइडियोलॉजी को आप पढ़िए। जब आपने थिंकर पढ़े हैं, पर्सनल थॉट पढ़ा है, उसके बाद आइडियोलॉजी अपने आप आपके दिमाग में सेट होगी, मगर आइडियोलॉजी भी आपकी बेहतर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए फांसीवाद नहीं है, फिर भी फांसीवाद पढ़ना चाहिए। कुछ चीजें तो पता हो, कंपैरेटिवली आपको ध्यान रहे कि ये इस आइडियोलॉजी की ये कुछ खास बातें हैं, कुछ खास लाइनें। रटना कुछ नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए कि यह आइडियोलॉजी इस थॉट में सोचती है, इसकी पाइपलाइन ये है। आइडियोलॉजी एक पाइपलाइन से गुजरती हुई सोच होती है, उस पाइपलाइन को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद बात रहती है थियरी की। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, थियरी थर्ड स्टेप पे पढ़िए। आपने यदि आइडियोलॉजी और थिंकर बढ़िया कर रखे हैं तो थियरी में प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब स्टूडेंट गड़बड़ क्या करता है, पहले थियरी पढ़ता है और कई मेरे भाई पढ़ा भी पहले देते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का पतन क्या है। अरे पहले तो आज बने कैसे हैं, ये तो जब आप इसका सामान्यकरण करोगे ना, जनरलाइजेशन को हाइट तब मिलती है जब आपने कहीं से थॉट पैदा हुआ है, तब थियरी निकली है ना। थॉट थे तो थियरी निकलेगी। आपने थॉट आइडियोलॉजी को बढ़िया से पढ़ा ही नहीं है तो थियरी को आप कैसे समझ सकते। तो एक तो ये बात पढ़ते समय बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात, कंपैरेटिव जब पॉलिटिक्स आप पढ़ते हैं तो मैं आपको बहुत सिंपल बात बताना चाह रहा हूं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। वो ये है कि जब आप पढ़ें तो एक तो आपके सिलेबस में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखो। ये थियरी से पहले, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की थियरी से पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने चाहिए। जैसे कॉलेज लेक्चर में 5 है, उसमें स्विट्जरलैंड नहीं रखा है और उसकी जगह पर कनाडा रखा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको स्विट्जरलैंड भी पढ़ना चाहिए। थोड़ी सी बात जर्मनी, थोड़ी सी बात साउथ अफ्रीका, जिसका इंडियन
यदि पॉलिटी पर असर पड़ा है या दुनिया में कुछ अलग पहचान रखते हैं, जैसे चाइना, आपको पूछे चाइना संस्थात्मक है, अध्यक्षात्मक है ही नहीं कुछ, ये पता चलना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन 5 रखे गए हैं वो अपने उसकी एक अपनी एक विशेषता है, अपनी एक स्पेशल बात है, तब रखा गया। और इसके साथ थोड़ा सा आप जर्मनी, थोड़ा सा यदि आप मान लीजिए फ्रांस पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्विट्जरलैंड देखते हैं, तो आपकी और मैच्योरिटी आ जाती है सोच के अंदर कि ये क्या है। अब इसके साथ आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी चाहिए कि पड़ोसी देशों के अंदर भी हमारी कैसी व्यवस्था है। जैसे बांग्लादेश में एक सदन है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। श्रीलंका का सिस्टम में आपने देखा होगा तो वहां पर अर्ध संस्थात्मक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। फ्रांस जैसा कुछ मिलता जुलता, कुछ राष्ट्रपति कुछ प्रधानमंत्री, दोनों पावरफुल है। पाकिस्तान देखोगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इन देशों की आपकी व्यवस्था को थोड़ी थोड़ी, बाकी जरूरत नहीं है, कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जनरली ये आपका सरप्लस है, ये आपका, आप ये समझिए कि पेस्ट के साथ ब्रश फ्री है। और आज के युग में आप जानते हैं ऑफर चाहिए हर किसी को, एग्जाम को भी ऑफर चाहिए और आपके नॉलेज को भी ऑफर चाहिए। यह बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब यह है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी। और 5 जो सिलेबस में है उसको तो बहुत बढ़िया करना ही है। उनके अंदर पार्टी सिस्टम, उनके अंदर की लेजिस्लेचर, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशियरी, इसका बहुत अच्छी तरीके से आपको गहराई से नॉलेज होना चाहिए। तब आप एक बेहतरीन रिजल्ट देने की अपेक्षा सोच सकते हैं हम कि आप रिजल्ट बढ़िया देंगे। और समझिए, इन चीजों को समझा जाता है, कहीं पर भी पॉलिटिकल साइंस रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं। अरे आज के युग में इस ऑनलाइन में ऐसे ऐसे गधे उतर गए जिन्होंने केवल रटाना शुरू कर दिया और स्टूडेंट ने इस पॉलिटिकल साइंस को इतना बदनाम कर दिया, इतना लगने लगा लोगों को, डर लगने लगा। मेरे पास कॉल आते सब पॉलिटिकल साइंस बहुत हार्ड है। अरे भाई समझिए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट में फर्क होता है, हिस्ट्री नहीं है ये बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग, आप मान लीजिए हिस्ट्री में आप फिलॉसफी पढ़ोगे तो उस फिलॉसफी को तो समझना पड़ेगा, रटोगे क्या। और कंप्लीटली पॉलिटिकल साइंस फिलॉसफी बेस्ड है, आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। और समझ गए तो रटने की कोई सवाल ही खड़े नहीं होता, वो तो कोई है ही नहीं, उसका पार्ट ही नहीं है। रटना और समझना एक दूसरे के विरोधी है। आपने रटना शुरू किया, समझ खत्म हो जाएगी, समझना शुरू किया, रटना पड़ेगा नहीं। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। कॉन्सेप्ट, यहां आपको कॉन्सेप्ट देखने चाहिए। जस्टिस, न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना चाहिए कॉन्सेप्ट को। फिर इसके बाद आप कंपैरेटिव की थ्योरी देखिए। आप कहेंगे साहब ये बाद में क्यों देखें, इसका रीजन है, मान लीजिए आप पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता चलना जरूरी होता है ना भाई, आपने इंडियन पढ़ रखा है, कुछ कंपैरेटिव, यहां आपके इंडियन भी शामिल है ना। जब भी किसी से कंपेयर करें और आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कई जगह अपनी शब्दावली है। जैसे राज्य परिषद आप चाइना में पढ़ते हैं, अब राज्य परिषद क्या है तो आपको इसको हमारे साथ सेट करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होती है, वैसे राज्य परिषद होती है, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ये ठीक है। फिर उसमें कंपेरेटिवली ये देखना पड़ेगा फर्क क्या है। तो इंडियन आपका बेस है, क्योंकि आप यहाँ के, यहाँ तो बहुत गहराई जाएगी, यहाँ गहराई नहीं जाएगी, यहाँ बहुत गहराई जाएगी इंडियन। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको इसके साथ ध्यान रखना ही रखना है। फिर आप संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, राजनीतिक संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगी कि पॉलिटिकल कल्चर अलग अलग देशों में कैसी है। आप कनाडा को पढ़ रहे हैं, आपने कल्चर पढ़ना है तो कनाडा के एग्जाम्पल तो आपको लोगे ना, वहां की पॉलिटिकल कल्चर, श्रीलंका की पॉलिटिकल कल्चर, पाकिस्तान, ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगी।
कहाँ है पॉलिटिकल कल्चर? ये लोग अलग क्यों सोच रहे हैं? अलग अलग देशों में अलग अलग बात क्यों होती है? कई देशों के अंदर मताधिकार का परसेंटेज ज्यादा होते हुए भी लोगों का राजनीतिकरण क्यों नहीं हुआ? लोगीकरण क्यों नहीं हुआ? लोग सामाजिकरण क्यों नहीं कर हो पाया? कौन से ऐसी चीजें हैं जो बाधक है इसमें? ये आपके दिमाग में जब आएगी तब आपका वो थियरी जो है वो आपका फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपके दिमाग में सेट होगा। ये तब होगा जब आपने ये पहले आपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखे हैं बढ़िया से, नहीं पढ़ ये रहे हैं और पता ही नहीं चलेगा डेविड ईस्टन किस प्रकार के देशों के पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा है, कौन सा सिस्टम विकासशील देशों के लिए, कौन सा विकसित देशों के लिए, कौन ये मान रहा है कि मेरा सिस्टम ही सार्वभौमिक है। ये चीजें आपको पहले ये चीजें कुछ आपको समझनी पड़ेगी, ये तब आपको ये बातें बढ़िया से समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आती है। अब अगली बात इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन में दो चीजें, एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को आपको हर बात को देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में लोग क्या करते हैं, बेर एक्ट पढ़ लो, वो पढ़, नहीं, जिंदगी में ये गलतियां मत करना आप रटने वाली, कभी मत करना, क्योंकि ठोकरों से सीखना अच्छी बात नहीं है। लोगों को देखकर सीखिए। बेर एक्ट लाके क्या पढ़ लोगे? बेर एक्ट से, बेर एक्ट में ऐसा क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही है। बेर एक्ट में कुछ है ही नहीं, उसने तो आर्टिकल डाल रखे हैं और आर्टिकल आप रट नहीं सकते, आप समझोगे भाई। एक मान लीजिए एक आर्टिकल है, उसमें स्टेट है, क्या फर्क है? आपसे ये पूछेंगे, एक सिंपल सी चीज आपसे पूछ लेंगे कि भाई स्टेट के अंदर इस आर्टिकल में स्टेट जो लिखा हुआ है आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है, इसमें क्या फर्क है? और आर्टिकल 36 में है, इसमें क्या फर्क है? तो ये तो है नहीं कि आप रट के पता लगा लो, इसके लिए आपको केसेस और किसके, सुप्रीम कोर्ट की, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है, और उन केसेस को आप प्रैक्टिकल समझिए, घटनाक्रम क्या था, क्यों इस प्रकार की बात हुई, क्यों ऐसी बात की जाती है, जड़ क्या है इसका, बैकग्राउंड क्या है इसका। क्योंकि हम जब तक बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तब तक हम केवल रट रहे हैं, क्योंकि हम दिमाग सेट नहीं होगा ना, हम सोचेंगे नहीं। केशवानंद भारती केस लोग पढ़ाते हैं, सीधा शुरू करते हैं, भाई केशवानंद का बैकग्राउंड क्या था, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई, गोलकनाथ में ऐसा फैसला क्यों आया, बैकग्राउंड क्या था, मिनर्वा मिल्स में ऐसा क्या था, क्या मिनर्वा मिल्स गोलकनाथ केस में दिए गए निर्णय के बाद का के डिसीजन है, क्या ये ठीक था, क्या उसके पास ये राइट्स थे? ये चीजें तब आपको समझ में आएगी बेटा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़िया से समझोगे। लोग रटाने की किताब बता रहे हैं, नहीं बैठेगा। और केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, जब तक आप केसेस को नहीं पढ़ोगे तब तक सुप्रीम कोर्ट के कोई काम नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए बहुत जरूरी बात है। दूसरा पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में केस नहीं होते, पॉलिटिक्स में जरूरी होता है वो होता है राजनीतिक घटनाक्रम, जिसमें कार्यपालिका विधायिका जो काम कर रही है उसमें कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां रही होगी जिसमें सरकारें गई, बनी, टूटी, बिखरी, आई, और कौन से मुद्दे ऐसे छाए रहे जो बहुत ही स्पेशल थे। ये चीजें पॉलिटिक्स में अपन पढ़ते हैं और दोनों बढ़िया होनी चाहिए। कई लोग केवल इसको, इंडियन को, कॉन्स्टिट्यूशन को सब कुछ मानकर चल जाते, मिस्टेक। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कमेंटेटर दे रखे हैं और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान की पॉलिटिक्स भी दे रखी है। इसलिए स्टेट पॉलिटिक्स के भी 5-10 सवाल आपके, 2-4 सवाल तो आते ही आते हैं, 3-4 सवाल उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये आपको पॉलिटिक्स बेहतर होगी तो मेरा ये मानना है कि ये घटनाक्रम भी आपका बढ़िया होगा और ये भी बढ़िया होगा। इसलिए जब ये पढ़ रहे हैं तब पॉलिटिक्स को साथ साथ में रगड़िए कि कैसे हुआ, क्या कारण था इंदिरा गांधी को इतने त्वरित फैसले लेने की, क्या कारण था मोदी की सरकार आने से पहले ऐसी कौन सी घटनाक्रम घटी कि लोगों को लगने लगा कि अब केवल और केवल ये ठीक है।
और क्या कारण है कि लोग आज जितना हवा चल रही थी वो हवा आज ढीली पड़ रही है, इसका रीजन क्या है? ये एक आपको तटस्थ होकर, पार्टी मेंबर नहीं, एक तटस्थ होकर सोच को एक तरह से परफेक्ट रखकर पढ़ते समय आदमी बायस्ड नहीं होना चाहिए। यदि वो बायस्ड है तो फिर पाकिस्तान को गालियां देगा, चाइना को, हमें अच्छाइयां उसमें भी ढूंढनी पड़ेगी, तभी आप ठीक तरीके से व्याख्या कर पाओगे। आप ये कह पाओगे कि चाइना क्यों कहता है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मैं जो व्यवस्था है मेरे देश की, वो व्यवस्था ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है, लोकतंत्र है। बाकी दुनिया में लोकतंत्र नहीं है बल्कि गुटतंत्र और पार्टी तंत्र है। ऐसा क्यों कहता है वो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये समझ से पैदा होगी, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। और उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात मैं आपसे करूं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, थियरी का ध्यान रखना है। थियरी से सवाल आते हैं, उसमें मैंने एक बात देखी है, केवल थियरी से विचारक पर ज्यादा ध्यान होता है, कौन सा किससे रिलेटेड है, कौन संस्थागत की बात करता है, नव यथार्थ की बात करता है, यथार्थ की बात करता है। ये बातें थोड़ी सी आपको देखना होता है अच्छे से। और उसके बाद की जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, जो स्टडी हुई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, किसने क्या लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, और उसमें जो शब्दावली है, जो आपका सिलेबस है, उसमें मुझे लगा सिलेबस के अंदर बहुत मैच्योर शब्दावली का उन्होंने यूज किया है। और वो शब्दावली आप यदि ध्यान रख लेंगे तो मेरा ये मानना है कि उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आइडियलिस्टिक थियरी है, कितनी बड़ी बात है, सिंपल सी चीज है, समझ में आ जाएगी। यदि आपने मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ा है तो वो पहले बात कर रखी है, तो बहुसंस्कृतिवाद की यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही है ना। तो उन्होंने देखो कितना बढ़िया लिखा है कि मल्टीकल्चरलिज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति, दोनों की हम पहले पढ़े हुए हैं। यदि हमने आइडियोलॉजी में पढ़ा है और यहाँ यही आइडियोलॉजी हम दोबारा पढ़ रहे हैं तो कुछ ज्यादा आपको लगेगा नहीं। अब एंड ऑफ हिस्ट्री बात कर रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन पॉलिटिक्स जो पर्यावरण पर है, और ये जो है क्षेत्रवाद है, इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमें देखना चाहिए, किन देशों की क्या प्रॉब्लम। ये ज्यादातर फैक्ट इसमें काम करते हैं, कुछ फैक्ट्स इसमें काम करते हैं। यदि आइडियोलॉजी अच्छी समझ रखी है तो बाकी आपको केवल और केवल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फैक्ट ध्यान रखने होते हैं कि कहां पर कौन सा क्षेत्र क्या प्रॉब्लम है। अब यदि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कनाडा में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अलगाववाद है, क्यों है, ऐसा क्यों होता है वहां पर, यह आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम मेरी ख्याल से आती नहीं है, और बहुत आसान सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि इसमें हार्ड है। मगर हमारे लिए जरूरी चीज है वो सबसे बड़ी ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम हमारे पास सर बहुत कम है। तो मैं एक बात तो आपको ये कहूंगा, जो पहले कह देता हूं, यदि आपने किसी कोर्स पर विश्वास कर रखा है और आप पढ़ रहे हैं तो उसी पर विश्वास करके टिके रहिए। मगर ध्यान रहे, कोर्स ढंग का नहीं लग रहा है तो बीमारी को ज्यादा दिन पालने से अच्छा है उसको फेंक दिया जाए। पूरे शरीर को बीमारी जकड़ ले, ये कैंसर है, तो आप उससे पहले अंगुली कटवा देना ज्यादा बेहतर है। पूरे शरीर के बचाने के लिए हाथ काटना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो जो पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि यदि मैं कहूं कि आप मेरे नोट्स पढ़ लो, मेरी किताबें पढ़ लो, मेरा कोर्स देख लो, फिर मैं किताबें बता रहा हूं वो पढ़ लो, और किताबें जो उसने जो पढ़ी नहीं है वो मैं बता दूं, तो आप फंसा रहा हूं। ये धोखा है कि बाद में मैं ये कह सकूं कि देखो ये किताब में मैंने कहा था पढ़ने को, ये पढ़ा होता तो ये आ जाता, ये मैंने पढ़ाया हुआ। नहीं, उनसे पढ़िए जो पढ़ाने के बाद में उनमें लगता है कि उसके बाद हमें और नहीं पढ़ना पड़े। टाइम कहां है? मैं आज से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले मैं ये कह रहा था कि देखो जो आप विश्वास कर रहे हैं फिर वो ही पढ़िए। आपको दूसरे पर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, किताबों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं। दूसरा, पढ़ मुझे रहे हैं, नोट्स किसी और के पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग बाजार से कॉपी करके बहुत सारे नोट्स उतारते हैं। मेरा ये मानना है कि नोट्स वही होते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, उसी का ही शॉर्ट नोट्स हो। तो आपको दोबारा जब आप नोट्स पढ़ रहे होते हैं तो वीडियो आपके दिमाग में घूमता है, नहीं तो वीडियो में कुछ है, नोट्स में कुछ है, किताबें में और कुछ है, पढ़ते और कुछ है, और फिर आदमी के ऊपर प्रेशर हावी होता है जब एग्जाम आता है
कई लोग ऐसे बहुत सारे कुकर मुत्तों की तरह पैदा हो गए जो क्या करते हैं, कहते हैं अरे नहीं नहीं बहुत बड़ा नौकरी होती है, बहुत बड़ी बात है, इतनी मेहनत करनी। ऐसा कुछ नहीं है। लेक्चर बढ़ने के लिए केवल 6 महीने की अच्छी मेहनत चाहिए। प्रोफेसर बनने के लिए कोई ज्यादा तीर मारने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये है वो व्यवस्था, वो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों का मन होना चाहिए। मैंने कहा इसमें ऑनलाइन में मिस्टेक ही, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम सामने होते हैं, आपको बार बार मोटिवेट करने की कोशिश कर लेते हैं, मगर वहां कौन होता है? वहां तो आपने यदि अभी जैसे मोटिवेट, जिस दिन आप कोर्स लेते हैं उस दिन मोटिवेट हैं, वैसे के वैसे आपको बाद में मोटिवेट रहना चाहिए। और आग देखो अंदर लगी होगी तो नींद आएगी नहीं, तय बात है। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। मैं मेरी बात करूं पॉलिटिकल पॉइंट की, मैं पॉलिटिकल पॉइंट को मैं स्टूडेंट को कहता हूं, मेरे पॉलिटिकल पॉइंट पर बहुत सारे क्लासेज मैंने ओपन रखी है। थिंकर में भी है, थियोरी में भी है, कॉन्सेप्ट में भी है, इंडियन थियोरी में भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। सब में मेरी क्लासेज ओपन इसलिए रखी है कि स्टूडेंट क्लासेज को बहुत बढ़िया से देखे। और मुझे कोई स्टूडेंट कहता है कि सर ये क्लास ओपन करिए, मैं वो भी क्लास ओपन करता हूं। 50 के आसपास वीडियो ओपन रख रखे मैंने। उसके बाद मैं कहता हूं कि आप उसको अच्छे से देखिए। कोर्स लेने से पहले किसी की जांच करना गलत नहीं है, बढ़िया से देख लो। यदि वो कंटेंट क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है, आदमी रटा रहा है तो मत पाले पड़ो उसको, छोड़ दो उसको, बीमारियों को मत पालो। यदि वो समझा रहा है और समझ उसकी बहुत बढ़िया है और आपके गले उतर रही है, आपको समझ में आ रही है, दूसरे को आ रही है नहीं, आप खुद तय करना है, वो आप खुद तय करिए। किसी का ऐप डाउनलोड करने से, मैं कहूं पॉलिटिकल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो पॉलिटिकल पॉइंट ऐप डाउनलोड करने से खर्चा नहीं लगता। और यदि मान लीजिए पॉलिटिकल पॉइंट ऐप पर आप यदि पूरे 2 साल खराब, इसकी वैलिडिटी 2 साल है, आपको एक बार 2-4 वीडियो देखकर, 10 वीडियो देखकर, जितने मर्जी आए उतने देखिए। देखने के बाद में आप तय करिए कि मुझे क्या इनसे जुड़ना चाहिए, और मैं जुड़ूंगा तो क्या मुझे जो मैं पढ़ूंगा वो कुछ नया है कि नहीं है, कुछ अलग है कि नहीं है, कुछ हटके है कि नहीं है, तो लेना चाहिए। कईयों ने बाजार में प्रचारक कुकर मुत्ते भेज रखे हैं, वो कहते हैं ये कर लो, वो कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, ऐसे हो जाएगा। नहीं होता। और पिछली बार की भर्ती में नंगे हो चुके हैं बहुत सारे लोग। ढकने के लिए कपड़े नहीं है, अब बातों से ढक रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप खुद डिसाइड करिए, देखकर डिसाइड करिए। मेरे बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं ना आप कल कह दो हाँ यार आपने कहा था, नहीं, आप खुद डिसाइड करिए, आपका दिल डिसाइड करे। आप देखिए आराम से एक एक चीज को। प्रेजेंट टाइम में मैं इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर, कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस और ये जो 5 कॉन्स्टिट्यूशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के, सबके सब डाल चुका हूं। टोटल के टाइप नोट्स दूंगा। मेरे नोट्स का मैं आपको कई बार कहता हूं, एक ही बात कहता हूं कि आपको नोट्स मेरे पहले क्लास देखिए, फिर नोट्स पढ़िए। और बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, कितना भी दावा कर लें आप बार बार नोट्स पढ़ सकते हैं। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं पहले क्लास लेने के बाद में, फिर उसके आधार पर नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको वो की वो रील वापस दिमाग में घूमे कि हां ये बात कह रहे थे और ये बात ठीक है। और दूसरा, एक बार पढ़ने से पॉलिटिकल नहीं चलती। आप उस नोट्स को एक नहीं 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी धार आपकी बढ़िया होगी, उतनी धार बढ़िया हो जाएगी। क्लासेज वीडियो देखते समय आप इंपॉर्टेंट बात आपको नोट्स के साथ देख रहे हैं तो आप उनको अच्छी तरीके से ध्यान रखो। कोई नई बात है तो लिख दो, क्योंकि वीडियो तो देखने ही देखने। मगर इसके साथ और जांचे किताबों के लफड़ों में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है और वक्त के साथ मैंने कहा रिवीजन बहुत जरूरी है। और इसलिए आपको इधर उधर जांचे में फंसने की जरूरत नहीं, केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं और जो मैं बता रहा हूं बस उसी पर आप पढ़िए, विश्वास करिए। वो विश्वास तब करना है जब आप पहले से ही कुछ क्लासेस देखें, जुड़ जाए। जुड़े ना, इससे पहले आप मेरे को जांच लें।
देख लें क्या पढ़ा रहा है वो। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं, बात खत्म कर रहा है, अपनी बढ़िया है वो चला लिया, दूसरे में जहाँ 2 घंटे देने चाहिए वहाँ 5 दे दिए, जहाँ 5 देने थे वहाँ 2 दे दिए। ऐसा तो नहीं किया उसने। इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सवाल उसमें से बनेंगे तो कैसे बनेंगे। आज के हिसाब से जो पेपर आ रहे हैं, पेपर कोई नए नहीं है, आज जो पूछने का तरीका है वो गूगल मेथड गया, रटने का मेथड गया, समझ का मेथड आ गया। क्या समझ आधारित पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये आपको खुद डिसाइड करना चाहिए, ना कि किसी के कहने पर डिसाइड करना चाहिए। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी, जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और फिर एक बार मान लीजिए आपने विश्वास कर लिया तो फिर भटकने की जरूरत नहीं, ये मेरा दावा है। और मैं स्टूडेंट को कहता हूं, मैं ये ऊपरी दावा नहीं है, आप देख सकते हैं यूपीएससी का पेपर मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के बाद हुआ आया, ये तो आप जानते हैं, स्टूडेंट जो है उनको भी जानते। तो उसके बाद में भी यूपीएससी के पेपर्स को मेरे कोर्स से मिलाइए, देखिए उसमें कितने सवाल आए हैं, आपका दिल कह देगा। हो सकता है कोइंसिडेंट हो, कंप्लीटली उसमें से निकल गए। तो मुझे ऐसा लगता है, अब देखो ये डिसाइड आपको करना है, मेरे कहने से डिसाइड नहीं करना कि ये कह रहे हैं ठीक है, नहीं। केवल 10-15 मिनट का वीडियो देखने से काम नहीं करना है, आपको देखकर, परखकर, जांचकर, समझकर फिर आपको तय करना चाहिए। और सीधी मेरे से बात करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट मैं बात करता हूं, स्टूडेंट से सीधी बात करता हूं कभी भी स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत जरूरी है, केवल और केवल वीडियो अपलोड करने से काम नहीं हो जाता, स्टूडेंट से सीधी बात करना। मुझे पता है, मुझे बहुत टाइम लगता है इसके लिए, मेरे दिन का आधा टाइम इसमें चला जाता है, मगर किसी का भी मैसेज आता है, किसी का भी कॉल आता है, मैं 100% जवाब देता हूं। हो सकता है आधा घंटा लेट हो जाऊं, मगर जवाब जरूर देता हूं मैं उसको, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट के साथ टीचर जुड़ा हुआ डायरेक्टली नहीं है तो वो टीचर क्या काम का, यह भी बहुत जरूरी बात है। आराम से इन चीजों को आपको परखना चाहिए, देखना चाहिए और फिर जुड़ना चाहिए। एक बात मैं कह दूं, सेलेक्टिव पढ़ना, अब आपको इधर उधर बड़ी बड़ी बुक्स जांचों में आने की जरूरत नहीं है। मत बड़ी किताबें खरीदना, पासबुकें मत पढ़ना, ये गाइडें मत पढ़ना, मेरा कहना मान के मत पढ़ना। बाजार में ऐसे बहुत है, कुछ लोग तो पासबुकों से ही पढ़ा रहे हैं, हूबहू पढ़ा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोर्स के बाद में कुछ क्लासेस छोड़ देते हैं बीच में, नहीं ये छोड़ देते हैं। कभी भी टॉपिक मेरे साथ जुड़ते हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सब पढ़ने, अदर्स को जोड़कर पढ़ना है। यदि कोर्स बढ़िया लगता है, अच्छा है, तो आपको दूसरों को कहना चाहिए, और ठीक नहीं है तो भी कहना चाहिए, क्योंकि आपके विद्यार्थी गलत फंस सकते हैं, वो आपके दोस्त हैं, कहना चाहिए। ईमानदार बनिए जिंदगी में, कभी ईमानदार बनने की कोशिश करिए। और बहुत जरूरी चीज है, ईमानदार आदमी के अंदर जबरदस्त विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, और ये आप में ईमानदारी से आएगा। मैंने देखा है कई लोग बायसली ऐसे ही चलाते रहते हैं, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, हाँ हाँ ठीक है वो कहते हैं, क्योंकि कई लोगों ने वो छोड़ रखा है। और टाइम विद्यार्थियों पूरा का पूरा अब नहीं तो कभी नहीं, इस थियरी पर काम कर लीजिए और बैठ जाइए। अब मैं नहीं कहता कि पागती लगाकर बैठिए, अब तो मैं तो कहता हूं गोडे टिका कर बैठ जाओ। अब गोडों पर बैठ के पढ़ो, आप घुटने टिका दो और बैठ जाओ। खड़े खड़े पढ़ो, निरारी खड़े खड़े पढ़ो, चलते चलते पढ़ो, जोर जोर के बोल से पढ़ो, बोलना शुरू कर दो। जब आपका मन कम लगता है, आप जोर से बोलना शुरू करिए, जोर जोर से पढ़ना शुरू करिए। दिमाग अपने आप, वो जो मन भटक रहा है वो अपने आप कहीं न कहीं चला जाएगा और आपका दिमाग फिर किताब में आ जाएगा। पढ़ने के भी अपने एक वो आग लगी होगी ना, फिर आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। वक्त की कदर करना बहुत जरूरी है और आपको करनी पड़ेगी।
सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। ये मैंने कुछ लोगों को देखा है, अब छोटे वो सवाल इधर का उधर, इसकी कॉपी पेस्ट इस ग्रुप में टेक रहा है, इसकी कॉपी पेस्ट इस ग्रुप में आ रहा है, इसकी कॉपी पेस्ट वहीं और जा रही है। नो, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, वो टाइम पास का वक्त गया, अब छोड़ दो उनको, अब उस पर ध्यान मत दो। और जो लोग नेट नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको दावे के साथ कहता हूं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म जरूर भरिए, डेट पड़ी है, फॉर्म जरूर भरिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है, चिंता मत करो नेट नहीं है। और दिसंबर के अंदर, जब अक्टूबर में एग्जाम हो जाए, उसके बाद दिसंबर के अंदर 2 महीने का बीच में जो टाइम मिल रहा है, उसमें आप विद्यार्थियों 1 महीने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेना और उसके बाद दिसंबर का नेट दे देना। मेरी गारंटी हो जाएगा यदि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की तो। आप ये सोचिए मत कि मेरा होगा नहीं। कई लोग हैं स्कूल लेक्चर ही कर ले, अरे अब टाइम नहीं है स्कूल लेक्चर का, कहां बढ़ती है स्कूल लेक्चर के सामने। बाजार में दुकानदार दुकानों में माल बेचने के लिए कहते हैं भर्ती निकल गई, कल तुम्हारे घर तक आ जाएगी। अभी तक तो पुराने स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं, अभी तक तो अंतिम की जारी नहीं हुई है। आप कहां नई भर्तियों की बात कर रहे हैं? और आ भी जाए, मैं ये मानता हूं कि अगस्त सितंबर में गवर्नमेंट निकाल भी देगी तो कौन सी ये भर्ती पूरी हो जाएगी। अभी आपके सामने क्या है? अरे भाई, जो गोद में है उससे अपेक्षा करिए, पेट वाले से क्यों कर रहे हो? आप इतना तो सोचो, कम से कम सामने डेट है, भर्ती है, और लो ना रिस्क, उतरो ना यार। जो आदमी रिस्क लेगा, हाई रिस्क हाई बेनिफिट, गलत क्या है इसमें? और एक बात ध्यान रखना, रटने वाले नोट्स को भी नहीं पढ़ना चाहिए, समझ आए हुए नोट्स। नोट्स भी ऐसे होने चाहिए किताब की तरह, जहां पढ़ रहे हैं तो लाइन टू लाइन आपको बात समझ में आ रही है, तारतम्यता हो उसमें। कुछ लोगों ने वो फैक्ट डाल रखे हैं नोट्स नीचे, ये किताब का नाम ये इस प्रकार का थिंकर। अरे कौन रटेगा यार, क्या बात कर रहे हो आप, कैसे रट लोगे आप? मत फंसो, बहुत बढ़िया से तैयारी करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। आप जानते हैं हमारे माँ बाप हमसे बहुत अपेक्षा करते हैं, बहुत बड़े सपने देखते हैं। आप जब पढ़ रहे होते हैं तो रात को, मैं आपको बता दूं, भले ही माँ बाप हमारे आंखें बंद करके सोते हैं, मगर उनके सपनों में वो आप है कि मेरा बेटा कहीं सिटी में पढ़ रहा है, बाहर लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, बाहर बेटी पढ़ रही है, और ये बेटी जब मेरी प्रोफेसर बनेगी तो मेरे सपनों में उसकी जो खुशी होगी, वो खुशी के सपने अभी सोए सोए देखते हैं। वो देखते हैं वो प्रोफेसर बनेगी तब मैं क्या कहूँगा, मैं कैसे कहूँगा, मैं कैसे खुशी बेटी का मेरा, फिर मेरी बेटी की कैसे मैं शादी करूँगा, कैसे घर में करूँगा, बहुत देखते हैं। माँ बाप पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं कि हमारे बारे में 24 घंटे सपने देखते हैं। दुनिया के अरबे रुपयों की कोई वैल्यू नहीं होती। जब हम स्कूल जाते थे और माँ 1 रुपया देती थी, 20 पैसे देती थी, उसकी वैल्यू आप सोचोगे तो वो वैल्यू बहुत बड़ी थी, वो 20 पैसे बहुत बड़े थे। हम लोग आज भी इस चीज़ों को देखते हैं तो तरसते हैं कि वो 20 पैसा भी हमें मिलना चाहिए। आज पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता। और माँ बाप की वो नज़रें हैं जिनमें बच्चे केवल बच्चे होते हैं, उनके बच्चे कभी बुढ़े नहीं होते। आज भी हमारे माँ बाप जब हम घर से निकलते हैं ना तो कहते हैं गाड़ी में आराम से चढ़ना, उतरते वक्त ध्यान रखना, मुंह आगे रख के उतरना। और हम भाषण देते हुए चलते रहते हैं कि ये करिए वो करिए, फिर भी वो हमें कहते हैं, क्यों? उनको अभी भी पता है, इनको कुछ भी पता नहीं। वो आपके प्रति कितने इमोशनल है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। इसलिए विद्यार्थियों, उस इमोशंस की कदर करनी है तो आपको उन खुशियों को, उन आंसुओं को खुशियों में बदलना है तो एक ही बात है, रात और दिन मेहनत करिए, रात और दिन मेहनत करिए। ईगो मत रखिए जिंदगी में, घमंड की जरूरत नहीं है आदमी की। तूफान होते हैं तब किश्तियां डूबती है और घमंड के अंदर आदमी की हस्ती डूबती है। बहुत। और स्टूडेंट के साथ मेरा ये मानना है कि शिक्षक का स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट का शिक्षक के साथ बहुत विश्वास परीक्षण कर लीजिए। फिर विश्वास जो है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, बहुत जायज होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए। और उसमें एक हम ये अपेक्षा जरूर आपसे करते हैं कि अब ये तो है नहीं कि हम आपके बीच कंटिन्यू रहें, पर यह है कि आपको उसको रात और दिन याद जरूर करना चाहिए।
और ये आपको याद, जब देखो जिसके साथ आप इमोशनली जुड़े हुए हैं ना, वो आप बार बार याद करोगे तो वो आपको मोटिवेट करेंगे। वो आपको सपने, जो उनके सपने वो आप अपने आंखों में देखोगे तो आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे, ये मेरा मानना है। और बड़ी मेहनत अच्छी तरीके से करिए। दुनिया आप अच्छी तरीके से जानते हैं, खैरियत नहीं, हैसियत पूछती है। और हैसियत हमारी आज के युग में कैसे बनती है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको बड़ी मेहनत करनी है, ईमानदारी रखनी है। कोई भी प्रॉब्लम आपको मेरे कोर्स से रिलेटेड है तो जरूर आप फोन कर दें 9829513508। मिस कॉल करके छोड़ दें, कॉल अपने आप आपके पास आ जाएगा। क्लासेज आराम से देखें, कोई क्लास आप अलग देखना चाहते हैं तो वो जरूर देखें। और कोई सवाल है आप मुझे कभी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोर्स ही खरीदें। मैं ये कह रहा हूं कि आप विद्यार्थी हैं तो आप जरूर मेरे से अपनी प्रॉब्लम, आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे काबिल कुछ सेवा है, मैं कुछ कर सकता हूं, तो आप यदि जरूर मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरे से जितना होगा मैं एक बेहतरीन और सही जवाब देने की कोशिश करूंगा कि आप तक सही जवाब पहुंचे और आप रिजल्ट दें। मैं ये चाहता हूं कि आपके जो सपने हैं वो सपने पूरे होने चाहिए, और ये सपने पूरे करने का इससे बेहतरीन मौका कुछ हो नहीं सकता। 180 से प्लस पोस्ट आना बहुत बड़ी बात होती है। मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर बना था, आरपीएससी ने पूरी 180 पोस्ट पूरी नहीं थी, 6 पोस्ट थी। क्या करें बताओ, हम आए थे उस समय, ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करते थे उस समय, नेट वगैरह सब्जेक्टिव हुआ करती थी उस समय। हम उस समय के हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह नहीं था कि बहुत बहुत होशियार था, ऐसा नहीं है। मगर जब मैंने बीए और एमए किया उस समय मेरे दिमाग में यह आया कि मुझे कुछ करना है और बेहतरीन करना है, जिसमें कोई शक नहीं। और विद्यार्थियों, मेरे नेट नहीं थी जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा, नेट नहीं थी। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म डाल दिया, आरपीएससी में ऑफलाइन होता था उस समय, पोस्ट ऑफिस में जमा होता था। मैंने डाल दिया 100 रुपये का, वो साथ में पोस्टल ऑर्डर लगा के। और हुआ ये कि नेट हो गई और दोबारा भी हो गई। क्यों? क्योंकि उस दौरान गुर्जर आंदोलन शुरू हो गए, और गुर्जर आंदोलन के कारण परीक्षा आरपीएससी ने आगे खिंचका दी और मेरा नेट दोबारा भी हो गई। 2 बार नेट का मौका मिल गया मुझे, दोनों बार नेट हो गई मेरी उस दौरान। उस समय मैं बीएड कर रहा था डूंगरपुर से, और मेरा काम होना था खुदा ने, और तुरंत वहां से आए। जब तक बीएड का रिजल्ट आया और बाकी भर्तियां निकल रही थी, इससे पहले ही मुझे, ये मेहरबानी है, मैं मानता हूं मेरी कोई ताकत नहीं है, मैं होशियारी नहीं है, ये तो बस ऊपर परवरदिगार की मेहरबानी है, माँ बाप का आशीर्वाद है, दुआ है। और मैं मानता हूं सब कुछ दुआओं से होता है, मगर आदमी को मेहनत बहुत करनी चाहिए, जबरदस्त करनी चाहिए। अपना ये रण क्षेत्र है, इसमें मेहनत और पूरी दिल से लड़ना चाहिए। आप कोशिश करिए और बड़े अच्छे से पढ़िए। और यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो जरूर अपने स्टूडेंट को बता सकते हैं, अपने साथियों को बता सकते हैं। और यदि आपको बुरी लगती है तो भी बतानी चाहिए, तो भी बतानी, किसी की भी, मेरी नहीं, किसी की भी बतानी चाहिए। कोर्स आपको बढ़िया लगता है, दूसरे को बताना चाहिए कि पॉलिटिकल पॉइंट अच्छा पढ़ाता है, और आपको लगता है कि अच्छा नहीं पढ़ाता तो भी बताना चाहिए कि यार मत फंसना। दोनों चीजें बहुत जरूरी बात है। आप अपने विद्यार्थियों से सच बोलिए। ऑनलाइन खड़ा हुआ आदमी दुकानदार होता है, क्योंकि एथिक्स कुछ परसेंटेज होगी, लोग है नहीं। झूठ, फ्रॉड। मुझे एक आदमी मिला, मुझे कोई कह रहा था कि सर वो ये बता रहे थे मेरे 80% सिलेक्शन हो गए, मेरे तो इतने सवाल आ गए। अरे जो लोग महीना महीना क्या, मैं किसके बारे में क्यों कमेंट करें, मगर वो भी झूठ भी बोलो कम से कम यार। समुद्र में झूठ बोलते, मगरमच्छ से डर नहीं लगता। डर तो लगता ही होगा, खुदा से तो लगता ही होगा। डरो,
बहुत जरूरी चीज है। और किससे? ओनली ऊपर वाले से। दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो, खुश रहो, एंजॉय करो, और जरूर दिन में सुबह उठते ही एक बार अपने माँ बाप को याद करके अपने काम में जुट जाओ और 24 घंटे इस काम को करते रहो। खाते भी पढ़ो, बैठते पढ़ो, चलते पढ़ो, उठते बैठो, सफर करते हो तो बाजार में अपनी किताब, छोटी सी डायरी रखो, उस डायरी के अंदर कुछ लिखा हुआ रखो, वो पढ़ो। और लिखने की आदत डालो, लिखो। विद्यार्थियों, लिखे बिना मत पढ़ो, लिखो। जितना लिखोगे उतना दिल में बढ़िया उतरेगा, ये बात ध्यान रखें। मन नहीं भटकेगा। जब हमारी जितनी ये इंद्रियां ज्यादा काम करेगी, आप चलते चलते पढ़ते ज्यादा याद होता, मैं आपको बता, क्योंकि उसके साथ हमारे शरीर के और अंग काम करते हैं। केवल चुपचाप बैठ के पढ़ने से, नजर से पढ़ने से केवल अपन उसमें ढूंढ लेते हैं कि कहां क्या लिखा हुआ, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए लिखते हुए पढ़ोगे तो आंखें काम करेगी, जुबान काम करेगी, हाथ काम करेगा। जितना ज्यादा एक्टिव आपके इंद्रियां ज्यादा काम करेगी, उतना ही आपका ज्यादा उसमें मन लगेगा। ये बहुत जरूरी बात है। आराम से पढ़िए और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अच्छे से पढ़िए और पॉलिटिकल पॉइंट्स यदि बढ़िया लगता है तो जरूर और भी स्टूडेंट को शेयर करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैं भी आदमी जरूर जैसा भी है, मैं ये सोचता हूँ कि विद्यार्थियों तक जाना चाहिए। लेना नहीं लेना, पढ़ना, वो तो स्टूडेंट को पसंद आएगा तो जुड़ेगा, नहीं है कुछ अलग है तो लीजिए, और वैसा ही है तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं, फिर है ना। ये बात ध्यान रखिए। बहुत बहुत विद्यार्थियों धन्यवाद, थैंक यू।